हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी के प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा क्लास 10th नया नया स्टार्ट हुआ है। तो जिसकी वजह से हम लोग अभी एक एक करके हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से उन सभी चैप्टर्स को एक मतलब कि पूरे बेसिक से समझ सकें। आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक्स वगैरह कहाँ से जानोगे? अगर बेसिक्स नहीं जान पाओगे तो तुम वो सारे क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बस इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे आज के इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये वाला चैप्टर नाम से कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं एक बार जब मैं समझाना इसको स्टार्ट करूंगा तो तुम्हें ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा कि तुम बोलोगे कि इससे ज्यादा इजी चैप्टर तो कोई है भी नहीं। और तुम्हें अभी से क्या करना है, पेन पेपर पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि अभी यहीं से ही अपने नोट्स को बनाना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम्हें दोबारा से इस वाले वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि मैं बीट बाय बीट इस चैप्टर से रिलेटेड तुम्हें कौन सी चीज चाहिए, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, और मेन चीज इस चैप्टर में आखिर हमें करना क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वाले वीडियो में तुम्हारा पूरा डाउट्स ही क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए पेन पेपर बैठ के मतलब कि पेन पेपर को पकड़ के बैठ जाओ और पूरा ही अपने नोट्स को कंप्लीट कर लो इस वाले चैप्टर को लेके। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम इस चैप्टर का इतना बड़ा नाम है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई नाम ही इतना बड़ा है, तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो भाई कितना बड़ा हो जाएगा, यानी कि जब मैं इसको समझूंगा तो मुझे कितना ज्यादा हार्ड लगेगा। तो अभी मैं इसको तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। कैसे? हम सबसे पहले इस चैप्टर के नेम को ही समझेंगे। मैंने जैसा पहले कहा था पूरा बेसिक, तो इसीलिए बेसिक से भी बेसिक, यानी कि हम पहले चैप्टर के नेम को समझेंगे। तो सबसे पहले पीछे से पढ़ते हुए जाओ, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या है? अब तो क्लास 10th में हो तुम लोग, तुम बहुत ही अच्छे से जानते हो। वेरिएबल्स का मतलब होता है कोई भी इंग्लिश लेटर का अल्फाबेट जिसके की वैल्यूज वेरी करते रहते हैं, उसको कहा जाता है वेरिएबल्स। जैसे कि कोई एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, या फिर ए हो गया, या फिर बी हो गया, इस तरह की चीजें, इन तरह के लेटर्स को कहा जाता है वेरिएबल्स, जिनका वैल्यू हमेशा वेरी करता रहता है, इसको कहा जाता है वेरिएबल्स। देन आता है टू। टू का मतलब पता ही है, टू का मतलब क्या? जहां पे तुम्हें अलग अलग वेरिएबल्स यूज करने हैं, या तो एक्स के साथ वाई को यूज करो, या फिर एक ए के साथ एक्स को यूज करो, या फिर जेड के साथ वाई को यूज करो। इस तरह से तुम्हें एक ही इक्वेशन के अंदर, यानी कि एक ही जगह पे दो दो वेरिएबल्स को यूज करना है, लिखना पड़ेगा। और मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, सब कुछ बताऊंगा। देन नाउ नेक्स्ट, इन का मतलब तो छोड़ो, तुम्हें पता ही है। देन आता है इक्वेशन। इक्वेशन यानी कि इक्वल टू का साइन जहां पे होगा उसको कहा जाता है इक्वेशन। उसके बाद आता है लीनियर। याद करो, क्लास 9 में तुम्हें बताया गया था कि लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री होगा 1। अगर ये याद नहीं आ रहा तो इसका एक और नेम भी है, हाईएस्ट पावर होगा 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होगा वो हो जाएगा 1। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसके ऊपर एग्जांपल दूंगा ना, तो इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देन आता है पेयर। एक काम करो, अभी इस पेयर को साइड में रखो, बस इस आधे को समझ जाओ, उसके बाद ये पेयर तुम्हें ऑटोमेटिक से आ ही जाएगा। तो इसने कहा है हमें एक ऐसा लीनियर इक्वेशन बनाना है जिसके अंदर टू वेरिएबल्स होंगे। एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। लीनियर इक्वेशन यानी कि एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं ए एक्स, देखो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, अब तुम बोलोगे ये इसके साथ मैच कैसे करेगा? देखो, इसने कहा वेरिएबल्स होने चाहिए, देखो वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। देन इसने कहा टू। टू यानी कि दो अलग अलग वेरिएबल्स होने चाहिए, देखो दो अलग अलग वेरिएबल्स भी हैं इसके अंदर। देन इसने कहा इक्वेशन, यानी कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए, देखो इक्वल टू का भी साइन है।
देन इसने कहा लीनियर होना चाहिए। लीनियर यानी कि इसका जो हाईएस्ट पावर होगा, इसके जो वेरिएबल्स देखे हो ना, इनका जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होना चाहिए। देखो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब इसका पावर है 1, इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा तो इसका पावर है 1। तो इसका मतलब ये हमारा एक क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल्स। यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर दो अलग अलग वेरिएबल्स को हमने यूज किया है। ओके, तो यहां से लेके यहां तक तो समझ में आ गया। जल्द से जल्द इसको नोट डाउन कर लो अपने कॉपी के अंदर। देन देखो इसने कहा है लास्ट वाला पार्ट जो कि है पेयर। पेयर का मतलब होता है टू, यानी कि दो। हमें ये एक मिल गया, अभी हमें हूबहू बिल्कुल इसका दूसरा बनाना है। तो मैं इसको थोड़ा सा नेमिंग कर देता हूं, इसको a1x b1y c1। तो ये हो गया हमारा पहला वाला लीनियर इक्वेशन। अब दूसरा वाला क्या मैं ले सकता हूं, सिंपल a2x b2y इक्वल टू c2। ओके, तो देखो यहां पे जो उसने कहा था हमें पेयर चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने बना दिया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो इन टू वेरिएबल, जहां पे दो अलग अलग वेरिएबल्स को हम यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे चैप्टर के नेम से ही हमने इस चीज को समझ लिया। हमेशा याद रखो चैप्टर के नेम को अगर तुम समझ जाते हो अच्छे से तो चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, अच्छा अब देखो ये जो हमने बनाया है, ओके, तो इसका यूज क्या होता है, हम इसका यूज कहां पे करेंगे और ये हम पढ़ते क्यों है, जो सबसे ज्यादा मेन चीज है। आखिर भाई इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है, तो मैं तुम्हें सिंपल सा बताता हूं। तुम्हें यहां पे इस तरह के इक्वेशन दिए होंगे और तुम्हें यहां पे क्या करना है, ये जो एक्स वाई देख रहे हो ना, इसके वैल्यू को निकालना है, बात खत्म। और कुछ नहीं करना। यहां पे तुम्हें इस तरह के बहुत सारे इक्वेशन दिए होंगे, यानी कि दो दो इक्वेशन दिए होंगे। उन दो इक्वेशन को यूज करके तुम्हें यहां पे इस एक्स और वाई के वैल्यूज को बस तुम्हें निकालना है। ओके, और उस एक्स और वाई के वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास यहां पे दो तरह के मेथड हैं। सबसे पहला मेथड जो है ग्राफिकल मेथड, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। सबसे पहला जो है वो है ग्राफिकल मेथड। ओके, जहां पे क्या करेंगे, हम इन दोनों को यूज करके इस तरह से एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, और जहां से हमें इसके आंसर यानी कि एक्स और वाई के वैल्यू मिलेंगे। अब ये दिमाग में मत रखना कि कैसे बनाएंगे क्या बनाएंगे, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक में तुम्हें क्लियर कर देता हूं। तो पहला वाला मेथड है ग्राफिकल मेथड, जिसकी मदद से हम इसके एक्स और वाई के वैल्यू को निकाल सकते हैं। और एक दूसरा वाला मेथड है जो कि ग्राफिकल मेथड नहीं है, सिंपल। और वो मेथड क्या है, उस मेथड के अंदर दो तरह के होते हैं मेथड्स, जिनको हम बस लिखकर सॉल्व करते हैं। यहां पे तुम्हें ड्रॉ करके आंसर को निकालना पड़ता है, यहां पे जो दो मेथड हैं उनको तुम्हें लिख कर सॉल्व करना पड़ता है। तो सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है एलिमिनेशन मेथड। इसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक को जानो। हमें इस चैप्टर में क्या करना है, बस इन वेरिएबल्स के वैल्यूज को ढूंढना है, यानी कि एक्स और वाई के वैल्यूज को ढूंढना है। बस इस चैप्टर में बस हमें इतना ही करना है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हें। ओके, अच्छा, इन दोनों को ढूंढने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड हैं। सबसे पहला जो है ये ग्राफिकल मेथड, यानी कि तुम इस तरह का ग्राफ बनाओगे अपने ग्राफ पेपर के ऊपर और वहां से तुम्हें इस एक्स और वाई के वैल्यू मिल जाएंगे। दूसरे वाले मेथड जो है, यहां पे तुम्हें ग्राफ वगैरह कुछ नहीं बनाना, बस यहां पे दो तरह के मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इनको यूज करके यहां पे तुम्हें एक्स और वाई के वैल्यू को निकालना है। और एक चीज यहां पे नोट डाउन कर लो अच्छे से, तुम चाहे एलिमिनेशन मेथड को यूज करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करो या फिर ग्राफिकल मेथड का यूज करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। मान लो इन दोनों इक्वेशन को तुम्हें आंसर निकालना है, इन दोनों इक्वेशन का, तो इन दोनों इक्वेशन को तुम
इसकी मदद से सॉल्व करो या फिर इसकी मदद से या फिर इसकी मदद से, आंसर हमेशा सेम आएगा। यानी कि एक्स और वाई के वैल्यू यहां पे जो आएगा यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम ही आएगा। इस चीज को नोट डाउन कर लो अच्छे से। यहाँ पे मेथड अलग अलग हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। अरे भाई एग्जाम्पल के लिए समझ लो, तुम मान लो स्कूल जा रहे हो, जिस रास्ते से रेगुलरली स्कूल जाते थे उस रास्ते के ऊपर कुछ काम हुआ है, तो अभी तुम क्या करोगे, दूसरे रास्ते से घूम के जाओगे। तो यहाँ पे तुम्हारा स्कूल चेंज हो गया क्या? नहीं ना, तुमने बस मेथड को चेंज किया। सेम चीज यहाँ पे आंसर सेम रहेगा, बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन से मेथड का यूज करके उस आंसर को निकालते हो। लेकिन आंसर हर मेथड का यूज करोगे आंसर सेम ही निकलेगा। ये सबसे पहली चीज जो बहुत ज्यादा बच्चों की मतलब कि उनके मन में डाउट होता है, इसको क्लियर कर लो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं तुम्हें ग्राफिकल मेथड के बारे में बताऊंगा और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी तुम्हें कराऊंगा, जिससे कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, उसके बाद चलेंगे इन दोनों मेथड्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड में हम किस तरह से इनके आंसर्स को निकालते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले, ग्राफिकल मेथड को जानने से पहले थोड़ा सा एक और चीज तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूं। यहां पे जो ये दोनों तुम इक्वेशन देख रहे हो ना, हमेशा याद रखो ये जो इक्वेशन होते हैं, एक इक्वेशन से एक लाइन बनता है जो कि होता है स्ट्रेट लाइन। हमेशा याद रखो, स्ट्रेट लाइन। ये वाला पहला इक्वेशन है, तो इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका नेम दे देता हूं L1 यानी कि लाइन 1। ये वाला दूसरा इक्वेशन है, तो इससे भी एक इक्वेशन बनेगा, सॉरी एक और लाइन बनेगा, जिसका नेम कर देता हूं मैं लाइन 2। ओके, तो ग्राफिकल मेथड के अंदर इन दोनों से दो दो लाइन बनते हैं और उन दोनों लाइन की हेल्प से हम आंसर को निकालते हैं। मेरी एक एक चीज अच्छे से नोट डाउन करो, अपने नोट कॉपी में अपने लैंग्वेज में जो समझे हो उसी चीज को लिखो, ताकि बाद में तुम्हें बुक्स को पढ़ने की या फिर इस वीडियो को फिर से देखने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो ये तो समझ आ गया। यहाँ पे जो दो इक्वेशन है, उन दो इक्वेशन से हमें दो लाइंस मिलती हैं और उन्हीं लाइंस का यूज करके हम अपने आंसर को निकालते हैं। ओके, खत्म। अब क्या करेंगे, देखो मैं तुम्हें ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा यहां पे एक ज्ञान दे देता हूं। देखो यहां पे जो तुम्हारा यहाँ पे जो लाइंस आएंगे, यहाँ पे तीन कंडीशन होंगे। ओके, ये जो देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पे क्या कहा, ग्राफिकल मेथड जो होता है वहां पे तुम दो इन्हीं को यूज करके, देखो इस तरह का जो तुम ग्राफ बनाओगे, यहां पे तुम्हें दो लाइंस मिलेंगे, उन्हीं दो लाइंस को तुम यूज करके यहां पे इस तरह का ग्राफ तुम्हें प्लॉट करना है। देखो ये है तुम्हारा ग्राफ, यहां पे दो लाइंस देखो इंटरसेक्ट किए हैं, इस तरह से तुम्हें यहां पे आंसर्स मिलेंगे। लेकिन ये जो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पर थोड़े से तुम्हें नेम को जानना जरूरी है, तभी जाके तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ग्राफिकल मेथड के बारे में जान सकते हो। ओके, तो देखो अगर मेरे पास दो लाइंस हैं, तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो सकता है, अरे भाई मेरे पास दो लाइन है ना, तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जा सकते हैं, हो सकता है। अच्छा, एक और कंडीशन क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी चला जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक लाइन जैसा जा रहा है सेम टू सेम दूसरा वाला लाइन उसके साथ पैरेलल होके चला गया। ये तीन ही कंडीशन हो सकते हैं, और कोई कंडीशन होगा? नहीं होगा। या तो एक दूसरे के ऊपर जाएंगे थोड़ा सा टच करके, या फिर पूरा एक के ऊपर एक रह जाएगा, या फिर दोनों ही अगल बगल यानी कि पूरे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, जिसकी वजह से वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये तीन ही कंडीशन होंगे ग्राफ के ऊपर। या तो ये, जब तुम कोई भी ग्राफ को ड्रॉ करोगे, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जांपल लेके, जब कभी भी तुम कोई भी ग्राफ को ड्रॉ करोगे, वहां पे या तो इस तरह का सीन तुम्हें देखने को मिलेगा, या फिर इस तरह का, या फिर इस तरह का। इसीलिए मैंने तुम्हें बताया सबसे पहले इसके बारे में जान लो। ओके, तो देखो
जब कभी भी तुम इन इक्वेशन का यूज करके ग्राफ के ऊपर लाइन को ड्रॉ करते हो और वो दोनों लाइन इस तरह के सिचुएशन में तुम्हें दिखाई देती है, तो इसको क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया, इसको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, नोट डाउन कर लो अच्छे से कॉपी के अंदर, इसको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, और यहां पे देखो, यहां पे जो होता है एक के ऊपर एक लाइन गया है, इसको कहा जाता है कोइंसाइड लाइंस या फिर कॉन्सेंट्रिक लाइंस, इस तरह से तुम कह सकते हो। इसके मतलब कि और भी बहुत सारे नाम हैं, तुम्हारे हिसाब से कोइंसाइड या फिर कॉन्सेंट्रिक लाइन तुम अपने हिसाब से रख सकते हो, चलेगा। ओके, इसको तो तुम पता ही है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसको कहा जाता है पैरेलल लाइंस, इसको कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ओके, इसके बारे में नाम पता चल गया। अब थोड़ा सा और जानो, जब कभी अब तुम आंसर जब ढूंढोगे, ग्राफ जब करोगे, तुम वहां पे जब आंसर को ढूंढोगे, ठीक है, तो वहां पे तुम्हें कैसे आंसर को ढूंढना है और कितने आंसर्स मिलेंगे, इस चीज को इसी की मदद से समझ सकते हो। मान लो तुमने एक ग्राफ बनाया और इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन बना, वो लाइन मान लो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे तुम्हें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक यानी कि वन सोल्यूशन, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यहां पे तुम्हें आंसर एक ही मिलेगा, इसको ध्यान रखो। अगर तुम ग्राफ बना रहे हो और वहां पे इन दोनों इक्वेशन की वजह से जो लाइन बने, वो लाइन अगर एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे तुम्हें एक ही आंसर मिलेगा। अब सेम चीज उसी तरह से देखो, अगर यहां पे एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन इस तरह से उसके ऊपर ही चला गया, तो यहां पे तुम्हें इनफाइनाइट लाइंस मिलेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, इनफाइनाइट लाइंस नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट आंसर। यहां पे एक आंसर मिला, यहां पे इनफाइनाइट आंसर, यानी कि जैसा कि तुम गिन नहीं पाओगे। ओके, और यहां पे देखो, ये तो है पैरेलल लाइंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे तुम्हें कितने आंसर्स मिलेंगे? कुछ आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पे लाइन टच हुए हैं। आंसर हमें तभी मिलते हैं जहां पे लाइन टच होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे लाइन टच नहीं हुआ, तो यहां पे सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ओके, अगेन मैं देखो थोड़ा सा और बता देता हूं। याद रखो, जब लाइंस टच होते हैं तभी हमें आंसर मिलता है। तो यहां पे एक बार टच हुआ, तो देखो यूनिक यानी कि एक सॉल्यूशन। यहां पे तो अनलिमिटेड टाइम टच हुआ, अरे कैसे? अरे एक लाइन के ऊपर जब दूसरा लाइन जाता है तो उसे अनलिमिटेड टाइम टच करते हुए जाता है ना, तो यहां पर भी अनलिमिटेड सॉल्यूशन मिलेंगे, सिंपल। और यहां पे देखो, ये दोनों लाइन टच ही नहीं करेंगे तो आंसर भी नहीं मिलेगा। इस तरह से तुम इनको याद रखो। ओके, अच्छा, ये तो हो गया हमारे ग्राफ में जो तीन कंडीशन आते हैं उनके ऊपर जो थोड़ा सा ज्ञान था, इसको मैंने बता दिया। चलो अब जल्द से जल्द इन तीनों को अपने कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। तो एक और चीज यहां पे देखो, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा तुम्हें अलग नाम से बुलाते होंगे, तुम्हारे मम्मी तुम्हें अलग नाम से बुलाते होंगे, सेम उसी तरह से इनका तो नाम तो पहले से ही है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, या फिर इनको कोइंसिडेंट लाइंस भी तुम कह सकते हो, जो कि मैं बता चुका हूं। ओके, उसी तरह से जैसे मम्मा तुम्हें अलग नाम से बुलाती हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें अलग नाम से बुलाते हैं, उसी तरह से इनका थोड़ा थोड़ा और दूसरा नाम भी है। जैसे कि इन दोनों को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, और इसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब अगर इस नाम को यूज करने में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड आउट करो कौन कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में,
तो इन नेम्स को तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूं। कंसिस्टेंट हमेशा उसी को कहा जाएगा जहां पे एक या फिर एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। तो देखो यहाँ पे एक है सॉल्यूशन, तो इसलिए कंसिस्टेंट कहा जाएगा इसको। यहाँ पे एक से ज्यादा सॉल्यूशन यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसको भी कंसिस्टेंट कहा जाएगा। लेकिन जहां पे सॉल्यूशन बिल्कुल है ही नहीं, उनको कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट। ओके, अच्छा अब देखो इसका दूसरा पार्ट, यानी कि क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि फाइंड आउट करो, यहां पे तुम्हें एक एग्जांपल दिया होगा और वहां पे बोले होंगे कि तुम्हें बताना है कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो तुम क्या वहां पे बैठ के इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करोगे? तुम ग्राफ को ड्रॉ करोगे, फिर चेक करोगे वहां पे जो लाइंस आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, फिर तुम जाके बताओगे कि वो कंसिस्टेंट होगा या फिर नहीं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहां पे दूसरे मेथड्स भी दिए गए हैं। ओके, जिन मेथड्स का यूज करके तुम ग्राफ को तुम्हें थोड़ा सा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी तुम बता पाओगे कि वो जो दोनों एग्जाम्पल यानी कि वो जो दोनों इक्वेशन तुम्हें दिए गए हैं, उनका जो लाइन होगा किस तरह का लाइन होगा, इस तरह का लाइन, इस तरह का लाइन या फिर इस तरह का। और अगर इन दोनों लाइंस के बारे में तुम्हें पता चल जाए तो तुम इजीली बता सकते हो ना कि वो कंसिस्टेंट में रहेगा या फिर इनकंसिस्टेंट में। अच्छा, तो देखो किस तरह से। मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो देखो इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख देता हूं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, यहां पे a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ओके, ये होता है हमारा बेसिक जो होते हैं बेसिक मेथड हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को लिखने के लिए। ये हमेशा तुम्हें बुक्स में भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो अभी मैंने जैसा कहा, क्या तुम हमेशा ग्राफ ड्रॉ करोगे फिर चेक करोगे? ग्राफ को तुमने ड्रॉ किया, फिर वहां पे देखोगे कि ये लाइंस भाई किस तरह से आ रहे हैं। अगर इस तरह से आ रहा है तो कंसिस्टेंट। अच्छा, अगर इस तरह से आ रहा है एक के ऊपर एक तो इसका मतलब कंसिस्टेंट। अगर इस तरह से आ रहा है हमारा पैरेलल तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। तो क्या हर बार तुम इस तरह से चेक करोगे? अगर उसने क्वेश्चन में दिया होगा कि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे लेता हूं कि अगर उसने दिया होगा कि फाइंड आउट 3x प्लस 4y इक्वल टू 1, उसके साथ एक और इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वहां पे दो दो इक्वेशन होंगे। ओके, तो ये पहला इक्वेशन, दूसरा वाला इक्वेशन है 6x प्लस 8y इक्वल टू 2। तो इसने अगर दिया होगा कि फाइंड आउट दीज इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अगर इस तरह से उसने दिया होगा कि भाई मुझे बताओ कि ये दोनों जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट में रहेंगे या फिर इनकंसिस्टेंट में रहेंगे, तो तुम कैसे बताओगे? क्या ग्राफ को ड्रॉ करोगे और ड्रॉ करने के बाद फिर जाके बताओगे कि वो कंसिस्टेंट होगा या फिर नहीं होगा? इस तरह से बताओगे, इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे दूसरा मेथड भी दिया है जिसकी मदद से हम कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो वो मेथड्स क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं। एक मिनट, एक काम करते हैं, हाँ, इसको मैं अभी के लिए इरेज कर देता हूं। जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तब इसको मैं लिख दूंगा। ओके, तो देखो जो हमारे मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कंसिस्टेंट, इसको मैं शॉर्टकट में इस तरह से लिखता हूं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्या क्या मेथड है देखो। मान लो इस तरह से तुम्हें दो इक्वेशन दिए हैं, ठीक है, तो इसकी मदद से तुम कैसे पता लगाओगे कि वो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा? तुम्हें सिंपल क्या करना है, फर्स्ट a1/a2 ले जाओ, a1/a2 ले गया, फिर b1/b2 ले जाओ, b1/b2 ले गया,
यहां पे जो मेथड्स में 3 बताऊंगा उसको याद रखो। अगर उन दोनों इक्वेशन में से जब तुम उनके पहले नंबर्स का रेशियो निकालोगे और दूसरे वाले टर्म्स का रेशियो निकालोगे, अगर ये दोनों रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएंगे हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। उसके साथ यहां पे, और हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यहां पे यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन मिलता है। देखा, तो ये था हमारा पहला मेथड। तो यहां पे हमने बिना ग्राफ को ड्रॉ किए ही बता दिया कि ये दोनों जो इक्वेशन होंगे कि अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो यहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएंगे। बिना ग्राफ को ड्रॉ करे हम ये बता सकते हैं इसकी मदद से। अगर फर्स्ट दोनों का रेशियो नॉट इक्वल टू होता है सेकेंड दोनों के रेशियो के साथ, तो देन आता है सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाला जो मेथड है A1/A2 इक्वल टू अगर होता है B1/B2 इक्वल टू अगर होता है C1/C2, यानी कि फर्स्ट का रेशियो, सेकेंड का रेशियो और थर्ड का रेशियो, अगर ये तीनों रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाते हैं तो हम यहां पे कहेंगे, यहां पे आ जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि यहां पे हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यहां पे हमें मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगेन हमने बिना ग्राफ को ड्रॉ किए यहां पे इन मेथड का यूज करके बता दिया कि भाई ये दोनों जो ग्राफ होंगे यानी कि ये दोनों जो लाइंस होंगे, अगर हम ग्राफ बनाते तो किस तरह से दिखते। हमने ये बिना ग्राफ बनाए ही बता दिया। तो ये मेथड बस इसी के लिए ही यूज होता है कि हम बिना ग्राफ को बताए, यानी कि बिना ग्राफ को यूज किए हम बता सकते हैं कि लाइंस किस तरह से ड्रॉ होंगी अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो। लेकिन हाँ, यहां पे तुम्हें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा कि x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा। यहां पे डायरेक्ट तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा। बस इतना पता लगा सकते हो कि ये दोनों जो लाइंस है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन से जो लाइंस बनेंगी वो ग्राफ के ऊपर किस तरह से दिखेंगी, इसका तुम पता लगा सकते हो इन मेथड की मदद से। ओके, देन आता है थर्ड वाला मेथड। थर्ड वाला मेथड भी बिल्कुल सेम टू सेम है। A1/A2 अगर इक्वल होता है B1/B2 के साथ, लेकिन नॉट इक्वल होता है C1/C2 के साथ। ओके, तो इसका मतलब ये जो होगा हमारा पैरेलल लाइंस होंगे, और हमें पता है पैरेलल लाइंस में सॉल्यूशन होता ही नहीं है, यानी कि आंसर होता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, जब हमने इन तीनों का पता लगा लिया इस मेथड का यूज करके, तो हम इजीली बता सकते हैं कि भाई कंसिस्टेंट कौन होगा, इनकंसिस्टेंट कौन होगा। सिंपल, ये दोनों हो जाएंगे कंसिस्टेंट और ये वाला हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। देखा, मैंने कहा था ना क्वेश्चन में इसी तरह से आएंगे। तुम्हें दो क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, दो इक्वेशन दिए होंगे और पूछा होगा फाइंड आउट व्हिच वन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट होंगे, उसने पूछा होगा और ये तुम्हें बताना पड़ेगा। ओके, तो चलो अब मैं एक एग्जांपल लेके इस चीज को तुम्हें अच्छे से समझाता हूं कि कैसे हम इन मेथड्स का यूज करेंगे। अब इतना बेसिक समझ लिया तो एक क्वेश्चन तो यहां पे बनता ही है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। देखो, ठीक है, मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। फाइंड आउट 3x + 4y = 1, उसके साथ 6x + 8y = 2 इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहां पे तुम्हें बताना है कि ये दोनों जो इक्वेशन होंगे कंसिस्टेंट होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट होंगे, तुम्हें ये बताना है। तो सिंपल, हम इन मेथड्स की मदद से बता सकते हैं। हमें ग्राफ को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बिना ग्राफ को ड्रॉ किए भी तुम बता सकते हो ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट होंगे।
ओके। लेकिन अगर तुम्हें आंसर चाहिए कि एक्स और वाई के वैल्यू चाहिए तो तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। बिना ग्राफ ड्रॉ के तुम आंसर नहीं बता सकते। डाउट क्लियर? अच्छा, तो देखो यहां पे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट का रेशियो यानी कि A1/A2 इसका रेशियो निकाल लेते हैं 3/6। तो हो जाएगा कितना, 3 से 6 कैंसिल तो आ जाएगा 1/2। देन निकालते हैं सेकेंड का रेशियो तो 4/8। 4/8 का रेशियो आ जाएगा, 4 8 से कैंसिल तो 1/2। फिर लाते हैं थर्ड का रेशियो यानी कि 1/2। थर्ड यहां पे कितना दिया, यहां पे है 1, यहां पे है 2, तो 1/2 का रेशियो आ गया 1/2। तो अब देखो चेक करते हैं क्या A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के साथ। नहीं, यहां पे तो तीनों इक्वल है। तो अगर तीनों इक्वल हैं तो ये लास्ट वाला, सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड वाला मेथड हमारे लिए यूजफुल होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, हियर ऑल द रेशियोज आर सेम। ठीक है, और जहां पे सारे रेशियोज सेम आते हैं, सेम या फिर इक्वल भी लिख सकते हैं, ऑल द रेशियोज आर इक्वल। तो जहां पे सारे रेशियोज इक्वल आते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ओके, हियर ऑल द रेशियोज आर इक्वल, सो दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, अब ये तीनों के तीनों रेशियो यहां पे इक्वल आए हैं तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट भी होगा। और इसके साइड में ये कोइंसिडेंट लाइंस बनाएंगे ग्राफ के ऊपर, और इसके साथ यहां पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। देखा, एक रेशियो निकालते ही हमें कितनी सारी चीजें पता चल गई, लेकिन हाँ आंसर नहीं पता चला कि इसके एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, ये हमें पता नहीं चला। इसके लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा कि उस ग्राफ के ऊपर वो लाइंस कैसे दिखेंगे, कोइंसिडेंट यानी कि एक के ऊपर एक, ये हमें पता चल गया इस मेथड की मदद से। दूसरा वाला इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ये भी हमें पता चल गया इस वाले मेथड से। और तीसरा चीज ये कॉन्सिस्टेंट होंगे, तो ये चीज भी हमें इन मेथड की मदद से पता चल गया। ओके, तो ये था कि हम किस तरह से बिना ग्राफ को ड्रॉ किए हम कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट को बता सकते हैं। ओके, तो कंसिस्टेंट का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगा तो उसी को कहा जाता है कंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट की बात करें तो यहां पे सिर्फ आ जाएगा पैरेलल लाइंस, इनको कहा जाएगा क्या, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो अब चलो जल्द से जल्द इसको पूरा का पूरा इरेज करते हैं। अब मैं तुम्हें यहां पे एक ग्राफ का क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद हमारा ग्राफिकल मेथड खत्म हो जाएगा। मैंने बताया था पहले वाला फर्स्ट, मतलब कि स्टार्टिंग मैंने बता दिया था, फर्स्ट हम करेंगे ग्राफिकल मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन। तो अभी मैं ग्राफिकल मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं वहां से बताऊंगा कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे आंसर को निकालते हैं। ओके, तो जल्द से जल्द इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो चलो, तो देखो यहां पे जो क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द सॉल्यूशन। तो यहां पे हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके, मैंने कहा था दो इक्वेशन यानी कि दो लाइंस, उन दोनों लाइंस को हमें ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है और वहां से हमें उनके सॉल्यूशन को यानी कि उनके आंसर को निकालना है। आंसर यानी कि एक्स और वाई के वैल्यू को निकालना है। ओके, तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों से भाई लाइन कैसे ड्रॉ होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहां पे दो बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे दो इक्वेशन है इसलिए मैं दो बॉक्स बनाऊंगा। तो ये वाला बॉक्स है इस इक्वेशन के लिए, तो लिख देता हूं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। और यहां पे एक और बॉक्स बनाता हूं इसके लिए, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो चलो अब इसका पार्ट पार्ट कर देते हैं। सेम चीज मैंने यहां पर भी कर दिया। ओके, तो देखो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे x यहां पे y, सेम चीज, यहां पे x और यहां पे y। तो यहां पे अभी तुम्हें क्या करना है, मैं लेट करता हूं, x का वैल्यू मैं लेट करता हूं 0। तो यहां पे पुट करो, x का वैल्यू अगर 0 तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू आ गया यहां पे 6। अब मैं लेट करता हूं y के वैल्यू, मैं लेट करता हूं 0। y के वैल्यू मैंने यहां पे 0 पुट किया, तो अभी आ गया कितना, 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू 6, x का वैल्यू आ गया 2 आके यहां पे डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। तो x का वैल्यू यहां पे मुझे मिल गया 3। ओके, तो देखो यहां पे मुझे 2 पॉइंट्स, पहले ये वाला पॉइंट मिला 0,6, तो पहला वाला पॉइंट हुआ 0,6, दूसरा वाला पॉइंट है 3,0, 3,0। देखो इस इक्वेशन का हमने यूज करके 2 पॉइंट्स हमने यहां पे निकाल दिए। ओके, अब तुम बोलोगे सर आपने यहां पे 0 लेट किया, यहां पर 0 लेट किया, क्यों, दूसरा नंबर क्यों लेट नहीं किया। अरे भाई तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो 0 लो, 10 लो, 100 लो, 1000 लो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो नंबर चाहो यहाँ पे पुट करके दूसरे वाले वेरिएबल का कुछ पॉइंट निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तुम चाहो तो यहाँ पे 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, तुम जो चाहो वो ले सकते हो। ओके, अच्छा यहां पर सेम चीज करेंगे, यहां पे मैं लेट करता हूं x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा कट गया, 0 हो गया। यहां पे आ गया माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई प्लस 2 इस तरफ चला जाएगा, माइनस का 2, तो माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल, y का वैल्यू आ गया 2। अब क्या करेंगे, सेम चीज, y को मैं 0 लेट करता हूं, यहां पे पुट करो, तो 2x, y के वैल्यू तो 0 हो गया, बचा कितना, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2 इस तरफ चलाएगा तो हो गया माइनस 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2/2 यानी कि माइनस का 1। तो x का वैल्यू यहां पे निकल गया माइनस का 1। तो देखो यहां पर भी हमने दो दो पॉइंट निकाल दिए। सबसे पहला पॉइंट है 0,2, 0,2, दूसरा वाला पॉइंट है -1,0। और यहां पे एक चीज याद रखो, हमेशा x का जो वैल्यू होता है वो सामने रहेगा, यानी कि पहले लिखा जाएगा उसके बाद y का वैल्यू। ओके, सेम चीज यहां पर भी हुआ है, x का वैल्यू हमने पहले लिखा पॉइंट में, फिर y का, यहां पर भी x का वैल्यू हमने पहले लिखा उसके बाद y का। तो पॉइंट जो हम बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं, ये एक पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट। देखो सेम चीज, ये वाला एक पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट, खत्म हो गया। अभी बस क्या करना है, अभी मैं ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, बस इतना ही करना है। ग्राफिकल मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड भी सिंपल है, ये सब मेथड्स बहुत ज्यादा इजी है। ओके, बस इतना ही काम करो। अभी बस तुम्हें स्केल पकड़ना है, अपना रूलर पेंसिल पकड़ना है, ड्रॉ करना है, खत्म, और कुछ नहीं है। आंसर अभी तुम्हें मिल जाएगा। देखो यहां पे मैंने ड्रॉ किया, इस तरह से मैं ले जाता हूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये होता है हमारा सेंटर। अच्छा अब देखो यहां पे है, मार्क करता हूं 1, यहां पे 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 3, 4, 5, 6, और हमारे यहाँ पे -1 भी है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं आगे की तरफ ताकि अच्छे से पता चले। हाँ, ये हो गया हमारा -1, -2, -1, सॉरी -1, ये हो गया हमारा -2। सेम चीज यहां पर भी चाहे तो y के लिए लिख सकते हैं, लेकिन y के लिए हमारे यहाँ पे कहीं पर भी माइनस के अंदर नहीं है, तो मैं y के लिए छोड़ देता हूं। ओके, अच्छा फिर y के लिए भी यहाँ पे पॉइंट निकाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, सिंपल, इसके लिए एक लाइन बनाएंगे। मैंने कहा था ना हर एक इक्वेशन के लिए एक एक लाइन होता है, तो देखो कैसे लाइन होगा। ये वाला इक्वेशन, इसके लिए देखो मैं कैसे लाइन ड्रॉ करता हूं। इस इक्वेशन से मुझे ये दोनों पॉइंट्स मिले हैं। ओके, इसलिए मैं बार बार कहता हूं नोट डाउन करते हुए जाओ कॉपी में, एक साथ अच्छे से समझते हुए जाओ।
तो मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन से जो ये पॉइंट्स मिलते हैं 0,6, तो यहाँ पे मैं मेजर करता हूं। तो x का वैल्यू 0 और y के वैल्यू 6। x का वैल्यू 0 तो x को भूल जाओ, y के वैल्यू 6 तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब उसके नीचे आओ, x का वैल्यू 3, y के वैल्यू 0। x का वैल्यू 3 और y के वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3 यानी कि ये वाला पॉइंट। तो अभी क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन को ड्रॉ करो। देखो हो गया, मैंने कहा था ना, इस इक्वेशन का यूज करके हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये वाला हो गया हमारा पहला लाइन। अगर मैं इसका नेम कर देता हूं लाइन 1, तो ये हो गया हमारा लाइन 1, खत्म। ओके, अच्छा, अब सेकेंड में देखो यहां पे दिया है अब इस वाले इक्वेशन का यूज करके हम यहां पे दूसरा वाला लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इस इक्वेशन से हमें ये दोनों पॉइंट्स मिले हैं। तो देखो x का वैल्यू 0, y के वैल्यू 2। x का वैल्यू 0 तो x को भूल जाओ, y का वैल्यू 2 यानी कि ये वाला। देन नीचे आओ, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0, तो y को भूल जाओ। तो ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का दूसरा पॉइंट। अभी क्या करेंगे, सिंपल, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आगे लाइन को बढ़ाते जाओ। हो गया, तो देखो हमने इन दोनों इक्वेशन का यूज करके इन दोनों लाइंस को ड्रॉ कर दिया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जो दोनों इक्वेशन दिए होंगे उनका यूज करके हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और वही लाइंस हमें आंसर बताएंगे। तो यहां पे मैं नेमिंग कर देता हूं, ये होगा लाइन 2, ये हो जाएगा लाइन 2। नेमिंग कर दिया। अब तुम बोलोगे सर आंसर कहां पे है इसके अंदर? देखो ये दोनों लाइंस जहां पे मैंने कहा था, लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे आंसर होता है। तो ये वाला पॉइंट है हमारा आंसर। कैसे आंसर है? ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट नीचे आता है 1 के लिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जब नीचे आता है किसके ऊपर कनेक्ट करता है? 1 के ऊपर। और ये 1 किस एक्सिस के ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब x के लिए हो जाएगा 1। फिर देखो इस साइड में जाओ, जब इस साइड में जाते हो ये आता है यहां पे 4 के साथ, और ये 4 कहां पे है? y एक्सिस के ऊपर। तो y का वैल्यू यहां पे हो गया 4। तो इसका मतलब 1,4 जो है वो है हमारा सॉल्यूशन या फिर हमारा आंसर। समझ आया? इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन को यानी कि आंसर को निकालते हैं। तो यहां पे x का वैल्यू आ गया 1 जो कि है पहला, y का वैल्यू आ गया 4 जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से कहा था। इस चैप्टर में हमें बस x और y के वैल्यू को निकालना पड़ता है। ओके, यहाँ पे मेरे आंसर थोड़ा सा इधर उधर आ सकते हैं, गलत भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं इसको हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं ना। तो यहाँ पे मेजरमेंट देखो, यहाँ पे कितना मेजरमेंट है, यहाँ पे कितना कम है, यहाँ पे कितना कम है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है आंसर की, मतलब कि इस आंसर में। ओके, तो पूरा का पूरा ये हो गया तुम्हारा मेथड कि किस तरह से तुम ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करके उनके आंसर को निकाल सकते हो। ओके, तो जल्द से जल्द अपने कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन करो। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, यानी कि जो लास्ट के जो बचे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ग्राफिकल मेथड यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। अब चलेंगे हमारे सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड के ऊपर। ओके, तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन कर लो। चलो, तो देखो जैसा कि मैंने कहा था कि हम यहाँ पे 3 अलग अलग मेथड से आंसर्स को निकालते हैं, जिसमें कि पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, जिसको कि मैंने अभी पूरा खत्म कर दिया। देन आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। और ये तीनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर हमेशा सेम ही आता है। तो इसी चीज को प्रूव करने के लिए मैं अभी क्या करूंगा, मैं उसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से जिस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, एलिमिनेशन मेथड से भी उसी क्वेश्चन को ही सॉल्व कराऊंगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि कैसे दोनों अलग अलग मेथड से भी आंसर सेम ही आते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका नाम ही तुम अच्छे से अगर
मतलब कि एक बार जान लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके अंदर करना क्या है। सब्स्टिट्यूशन यानी कि सब्स्टिट्यूट यानी कि कुछ निकाल के दूसरे में डालना है, इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद रखो, रिपीट करो मेरे साथ, एक में से निकालो दूसरे में डालो, एक में से निकालो दूसरे में डालो। कैसे करोगे? अब चाहो तो इसको तुम नोट में भी लिख सकते हो, एक में से निकालो दूसरे में डालो, दूसरे में पुट करो। ओके, इसको चाहो तो तुम मतलब कि अपने नोट में भी साइड में लिख सकते हो, जिससे कि तुम्हें याद रहे। इसमें तुम्हें करना क्या है, किसी एक वेरिएबल का, यहां पे मैं इक्वेशन का नेम कर देता हूं, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। यहां पे तुम्हें करना क्या है, इन दोनों किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल के कुछ वैल्यू को निकालना है और दूसरे में डालना है। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या कहा मैंने, एक में से निकालो, यानी कि एक इक्वेशन में से कुछ वैल्यू को निकालो। कैसे? मैं इक्वेशन 2 में से इसमें से कुछ निकालता हूं। कैसे निकालूंगा? देखो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इस तरफ चला जाएगा, तो 4 प्लस वाई। तो देखो यहां से मैंने एक्स का कुछ निकाल दिया वैल्यू। ओके, समझ आया? बहुत सिंपल है ये। तुम्हें लग रहा होगा कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। देखो कुछ ही स्टेप में आंसर खत्म। यहां पे मैंने निकाल दिया, इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन 3 कर देता हूं। ओके, मैंने कहा था जैसे एक में से निकालो दूसरे के अंदर पुट करो, एक में से निकालो दूसरे के अंदर पुट करो। तो एक में से जब मैंने निकाला तो मुझे यहाँ पे एक्स का वैल्यू मिल गया। अब तुम चाहो तो इससे तुम y के वैल्यू को भी निकाल सकते हो। कैसे? y को रहने दो, y को इस साइड में ले आओ, 4 को इस साइड में ले आओ, तो x माइनस 4 हो जाएगा। यानी कि y को इस साइड में ले आओ, y को इस साइड में ले आओ तो हो गया प्लस वाई, 4 को इस साइड में ले आओ तो हो जाएगा x माइनस 4। तो देखो y का वैल्यू भी निकल गया। तुम्हारी मर्जी, तुम इसमें से या फिर इसमें से किसी भी एक वेरिएबल के वैल्यू को निकालो, दूसरे के अंदर पुट करो। ओके, तो मैंने तो यहां पे निकाल दिया, इस इक्वेशन से मैंने x का वैल्यू निकाल दिया। अब इसको मैं पुट करूंगा इसके अंदर, तो लिखो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 से मुझे जो निकला है मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। कैसे? देखो यहां पे दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 में दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, x की जगह पे इसके वैल्यू को पुट करूंगा, तो 2 रहेगा, x की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 3। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 प्लस 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा माइनस का y, ये हो गया 3। तो प्लस 8 इस तरफ चला जाएगा, 2y से 1y चला गया तो बचा कितना y, तो प्लस 8 इस तरफ चला जाएगा तो 3 माइनस 8, y का वैल्यू निकल गया 3 माइनस 8 यानी कि माइनस का 5। तो देखो मुझे y का वैल्यू निकल गया, मिल गया मुझे। मैंने कहा था ना यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ x और y के वैल्यू को ही निकालते हैं इस चैप्टर में। तो देखो पहले मुझे y का वैल्यू मिल गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फिर से यहां से निकला, किसी में भी पुट करो, तुम्हारी मर्जी। मैं इसको पुट करता हूं यहां पे। ओके, तुम चाहो तो यहां पे पुट कर सकते हो, यहां पे पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कहीं पर भी पुट कर सकते हो। बस यहां पे लिखना पड़ेगा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में डालें? अरे मेरी मर्जी, मैं इस इक्वेशन में डालता हूं, इन इक्वेशन 3। तो देखो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x रह गया, ये रह गया 4 प्लस y के वैल्यू कितना है, माइनस का 5। तो यहां पे मैं लिख देता हूं y के वैल्यू माइनस 5, तो x रह गया 4 प्लस इंटू माइनस माइनस का 5, x का वैल्यू 4 माइनस 5 हो गया माइनस का 1। देखो ये है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पे शुरू होते ही, यहां से शुरू होते ही यहां पे खत्म हो गया, और हमें x और y का वैल्यू भी पता के चला गया। कितना इजी देख रहे हो? तुम्हें ये ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक में से कुछ निकालो दूसरे में पुट करो। यहां से हमने कुछ निकाला, इसको यहां पे पुट किया,
फिर हम जब इसको सॉल्व किए, हमें यहाँ पे y का वैल्यू मिला, तो हमने इसको यहाँ पे पुट किया, फिर यहाँ पे पुट करते ही हमें x का वैल्यू मिल गया। देखा, बस इसमें से निकालते रहो, उसमें पुट करो, इसमें से निकालो किसी और में पुट करो, बस यही करना है, बस इधर उधर इधर उधर यही चीज बस करते रहना है, इससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी है। तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे मुझे याद रखना पड़ेगा कि नहीं नहीं, सबसे पहले मैं यहां से मैं कुछ निकालूंगा, यहाँ पे पुट करूंगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चाहो तो इसमें से भी निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कहीं से भी निकालो, दूसरी जगह पे पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x और y के वैल्यू मिल गए। x का वैल्यू मिला कितना, -1, y का वैल्यू ने मिला कितना, -5। मैं इस आंसर को यहाँ पे इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन को अभी एलिमिनेशन मेथड से तुम्हें समझाऊंगा। तो उससे क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर दोनों मेथड से सेम ही आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे एलिमिनेशन मेथड किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा जगह बन जाए। देन हम एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा। इसके जितने भी सारे बेसिक्स थे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। तो ये तो मैंने लिखा, मतलब कि ये तो मैंने लिखा था किसके लिए, इसके पिछले वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। ओके, तो देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का तो मैंने बता दिया। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। यहां पे साइड में लिख सकते हो, कोफिशिएंट को हमेशा इक्वेट करो, कोफिशिएंट को हमेशा इक्वेट करो या फिर इक्वल करो, इक्वल करो। ठीक है, इस तरह की चीजें जब तुम अपने नोट्स में लिखते हो ना, तो तुम बाद में जब कभी भी अपने नोट्स को खोलोगे तो तुम इजीली समझ जाओगे कि ये एलिमिनेशन मेथड में हमने किया क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने किया क्या था। ओके, तो देखो कोफिशिएंट को हमेशा इक्वल करो, इसका मतलब ये है, देखो यहां पे x का वैल्यू है 2, एग्जाम्पल के लिए यहां पे x का वैल्यू है 1, तो यहां पे तुम्हें क्या करना है, इन दोनों के वैल्यूज को, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है, इन दोनों के कोफिशिएंट को तुम्हें इक्वल करना है। तो यहां पे अगर 2 है तो यहां पर भी तुम्हें 2 लाना ही पड़ेगा। अब वो कैसे लाएंगे मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अच्छे से समझो। लेकिन अगर तुम चाहो तो y के वैल्यू को भी यहां पे इक्वेट कर सकते हो। देखो y का कोफिशिएंट यहां पे है 1 या y का कोफिशिएंट यहां पे है वही 1, तो यहां पे तुम्हें इन दोनों को मतलब कि इक्वेट करने की जरूरत, इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन दोनों के कोफिशिएंट को। तो कैसे कोफिशिएंट को तुम यहां पे इक्वेट करोगे, जरा अच्छे से समझो। यहां पे x का कोफिशिएंट है 2, यहां पे x का कोफिशिएंट है 1, तो ये जैसा था मैं वैसा ही रखता हूं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे x के कोफिशिएंट को इसके साथ इक्वेट करना है, यानी कि इसके साथ इक्वल करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ एक 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो जब मैं 2 को यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2x, 2 इंटू वाई माइनस का 2y, 2 इंटू 4 8। तो लो अब देखो x के जो कोफिशिएंट थे यहां पे इक्वल हो गए। तुम्हारी मर्जी, तुम अपने हिसाब से जब तुम इक्वल करने जाओगे, अगर यहाँ पे 3 होता तो तुम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते, 100 होता तो यहाँ पे तुम 100 मल्टीप्लाई करते। तुम अपने हिसाब से तय करोगे कि मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा तो चलेगा। ओके, अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई नहीं भी करता तो भी मेरा आंसर निकल जाता। कैसे बताऊं, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1, यहां पर भी y का कोफिशिएंट है 1, तो देखो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट सेम सेम मिल रहे हैं, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता तो भी चलता। ये बस मैंने तुम्हें पता चल सके इसलिए मैंने इस स्टेप को किया है। ओके, अगर तुम बिना मल्टीप्लाई करके भी करोगे तो भी हो सकता है, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि तुम्हें बता सकूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन जहां पे कोई भी कोफिशिएंट, यहां पर तो इक्वल था, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो तुम कैसे उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते थे, उसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया।
ओके। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को बस माइनस करना है। कैसे करोगे, अरे सिंपल, जब माइनस का साइन यहां पे आता है तो यहां पे है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। यहां पे है माइनस तो माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा प्लस, यहां पे है प्लस तो ये वाला हो जाएगा माइनस का साइन। सिंपल। यहां पे है +2x, यहां पे है -2x, दोनों कैंसिल। यहां पे है -y, यहां पे है प्लस का 2y, इक्वल टू यहां पे है 3, ये है -8, तो 3 माइनस का 8, तो 2y से y चला गया तो y, 3 से 8 चला गया तो बच गया -5। तो देखो y का -5 वैल्यू ऑलरेडी हमें मिला था सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे, y के वैल्यू तो मिल गया, सिंपल। अब y के वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो, तुम्हारी मर्जी। मैं पुट करता हूं y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में। पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं अभी y का वैल्यू पुट करूंगा, जिससे क्या होगा, मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो 2x - y = 3, तो 2x रहा, y का वैल्यू कितना है माइनस, y का वैल्यू है -5 = 3, तो 2x माइनस माइनस हो जाएगा +5 = 3, तो 2x +5 उस तरफ चला जाएगा तो 3 - 5, तो 2x = 3 - 5 यानी कि -2, x 2 इस तरफ है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, -2 / 2 यानी कि -1। तो देखो x का -1 निकला था या नहीं निकला था, आंसर मिल गए दोनों में। सेम क्वेश्चन को चाहे तुम ग्राफिकल मेथड से करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या फिर एलिमिनेशन मेथड से करो, किसी भी मेथड से करो, आंसर हमेशा सेम ही आते हैं। और ये तीनों के तीनों जो मेथड्स है ना, वो बहुत ही इजी मेथड है। मैंने एग्जाम्पल लेके भी तुम्हें बता दिया कितना ज्यादा इजी है। बस तुम अच्छे से एक बार फंडामेंटली क्लियर हो जाओगे तो तुम बहुत ही इजीली इसमें से जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उन सभी के सभी मार्क्स को तुम इजीली अटेंड कर सकते हो और उसके आंसर भी बहुत ही अच्छे से दे सकते हो। ओके, तो चलो आज के क्लास में हम लोगों ने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इस वाले चैप्टर को पूरा ही कंप्लीट कर दिया बेसिक्स के साथ। तो अब मैं आशा करता हूं कि तुम्हें आज की क्लास में बहुत कुछ अच्छे से समझ आया होगा, ये वाला चैप्टर तुम्हें पूरा ही क्लियर हो गया होगा। और हाँ, इस चैप्टर में और भी तरह तरह के क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे और कुछ भी बाकी नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, लेकिन बस कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को जानना चाहते हो, उसको सॉल्व करना चाहते हो और चाहते हो मैं तुम्हें उनके बारे में बता दूं कि कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर भी एक नया वीडियो ला सकूं, जहां पर मैं तुम्हें सभी इसके जितने भी तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बता सकूं। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे सब्सक्राइब, लाइक, इस तरह की कोई भी झंझट नहीं है। बस अपने किसी भी एक दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर करो जिसको इस तरह की यानी कि ये चैप्टर समझने में दिक्कत आ रहा होगा, ताकि उसको भी तुम्हारी तरह हेल्पफुल हो सके और वो भी इस चैप्टर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ओके, तो चलो अब मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से वीडियो में। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एक चीज हमेशा याद रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, द मैजिक विल हैपन।